चलिए भाई, कहाँ तक पहुंचे थे? डिसऑर्डर देखना था। तो श्वसन हम लोग पढ़ रहे थे और श्वसन में हम लोग डिसऑर्डर देख रहे थे, ऐसा क्या? चलो, तो डिसऑर्डर में सबसे पहले जिस डिसऑर्डर की बात करेंगे वो है अस्थमा। क्या है? अस्थमा। अस्थमा नाम सुना होगा कभी ना कभी। सामान्य रूप से इसे दमा भी बोलते हैं या एज्मा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एज्मा। कितने लोगों की आज पहली क्लास है? आज पहली क्लास है बेटा? 1 2 3, ठीक है। चलो, तो हम लोग अस्थमा की बात कर लेते हैं। तो ध्यान से सुनना, ये एक एलर्जिक रोग है। कैसा रोग है? एलर्जिक। ठीक है। एलर्जी रोग है। एलर्जी क्या होती है? सुना है ना कई बार ये शब्द, एलर्जी हो गया है या हमको एलर्जी है। ऐसा कई बार आपस में बात करते हैं। तो एलर्जी किसे कहते हैं बेटा? अति संवेदनशीलता को किसे कहते हैं? अति संवेदनशीलता। यदि हमारा शरीर सामान्य रूप से ज्यादा संवेदनशील हो जाए और अति संवेदनशीलता व्यक्त करे तो उसे कहते हैं एलर्जी। सामान्य से ज्यादा प्रतिक्रिया व्यक्त करे, औकात से ज्यादा प्रतिक्रिया व्यक्त करे तो उसे क्या कहते हैं? क्या? एलर्जी। तो इसे बोलते हैं अति संवेदनशीलता। ठीक है। तो ये जो एलर्जी रोग है ये प्रतिरक्षा तंत्र से संबंधित रोग है। जितने भी एलर्जी रोग होते हैं वो सभी किससे संबंधित है? प्रतिरक्षा तंत्र से। हमारा प्रतिरक्षा तंत्र जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया देता है तो ही क्या विकसित होती है? एलर्जी। और एलर्जी जो रोग है वो श्वसन मार्ग में इसका प्रभाव देखा जाता है। यानी जो अस्थमा है इसका प्रभाव श्वसन मार्ग में देखा जाता है। जो हमारी श्वास नली है और श्वास नली की जो श्वसन मार्ग की उपकला है उसमें सूजन आ जाती है। सूजन आने से अंदर का जो खाली जगह है जहां से हवा आती जाती है वो संकरा हो जाता है और उसके संकरा होने की वजह से सांस छोड़ने में कठिनाई होती है। क्या छोड़ने में? सांस छोड़ने में। हालांकि एनसीईआरटी में लिखा है कि सांस लेने में कठिनाई होती है। हम दोनों बातों की बात करेंगे। सांस लेने में कठिनाई होती है, जो सांस अंदर चली गई उसको छोड़ने में कठिनाई होती है। और जब व्यक्ति सांस छोड़ने की कोशिश करता है तो वीजिंग ध्वनि उत्पन्न होती है। ऐसा लगता है सीटी बजने जैसी आवाज आ रही है तो उसे वीजिंग साउंड कहा जाता है। और यही वीजिंग साउंड लक्षण होता है किसका? अस्थमा। सामान्यतः ये प्रदूषण, धूल इत्यादि के कारण हो सकते हैं। डस्ट, धूल कण कहीं पर हो अगर वहां तो वहां के लोगों में, जैसे कहीं खदान हो, कोयले की खदान, रेत की खदान कहीं पर हो आसपास, तो वहां पर आसपास लोगों में दमा की शिकायत ज्यादा मिलेगी। ठीक है। तो जहां पर खदानें वगैरह ज्यादा होती है या जिन शहरों में प्रदूषण ज्यादा होता है, वायु प्रदूषण, तो वहां पर अस्थमा के पेशेंट ज्यादा मिलते हैं। तो इसका इलाज होता है, उपाय वो आता है फुसफुस पंप आता है, फुसफुस वाला पंप, नीला वाला। तो उसमें एक दवा होती है,
वो दवा को ऐसे इनहेल करते हैं। वो दवा क्या करती है, श्वास नलियों को फैला लेती है, उसे ब्रोंकियोडायलेटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रोंकियोडायलेटर, जिससे जो सांस रुक गई थी वो निकल पाती है आराम से। ठीक है, तो ये अवस्था को कहते हैं अस्थमा। याद रहेगा? नहीं याद रहेगा, लिखो। देखो, ये एक एलर्जिक रोग है, ये एक एलर्जिक रोग है जो ये एक एलर्जिक रोग है जो प्रतिरक्षा तंत्र की अति संवेदनशीलता के कारण विकसित होता है। अति संवेदनशीलता के कारण विकसित होता है। अगला पॉइंट, प्रदूषण, धूल इत्यादि के कारण इसका प्रभाव पाया जाता है। प्रदूषण, धूल इत्यादि के कारण इसका प्रभाव पाया जाता है। प्रदूषण, धूल इत्यादि के कारण इसका प्रभाव पाया जाता है। अगला पॉइंट, इस अवस्था में श्वसन मार्ग की उपकला में सूजन आ जाती है। श्वसन मार्ग की उपकला में सूजन आ जाती है, जिससे सांस छोड़ने में और ब्रैकेट लिखना, एनसीईआरटी के अनुसार सांस लेने में, सांस छोड़ने में ब्रैकेट लिखना, एनसीईआरटी के अनुसार सांस लेने में, एनसीईआरटी के अनुसार सांस लेने में कठिनाई होती है। एनसीईआरटी के अनुसार सांस लेने में कठिनाई होती है। एनसीईआरटी के अनुसार सांस लेने में कठिनाई होती है। और सीटी बजने जैसी ध्वनि सीटी बजने जैसी ध्वनि वीजिंग साउंड, सीटी बजने जैसी ध्वनि वीजिंग साउंड उत्पन्न होती है। सीटी बजने जैसी ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है, इसी में अगला पॉइंट लिखो कि तुरंत उपाय के रूप में ब्रोंकियोडायलेटर ड्रग्स दिया जाता है, जिसमें साल्बुटामॉल, फिमेटेरॉल, बेम्बुटेरॉल इत्यादि, पाए जाते हैं। ठीक है, एक और बात है जो एनसीईआरटी से रिलेटेड है। एड्रेनलिन का नाम सुना है? एड्रेनलिन हार्मोन है। कोई ऐसा है क्या जिसकी अटेंडेंस नहीं लगी? चलो, एड्रेनलिन हार्मोन का नाम सुना होगा आपने।
कहां से स्रावित होता है? एड्रिनल ग्रंथि से। एड्रेनलिन हार्मोन के कारण जो श्वास नली में जो कोमल पेशियां हैं उनमें शिथिलन होता है, तो श्वास नली का जो अंदर अवकाश है वो बढ़ जाता है और अस्थमा में आराम मिलता है। इसलिए एड्रेनलिन को अस्थमा के उपचार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और इसे एंटी एलर्जिक यानी एलर्जी को कम करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्वेश्चन आता है, देखो एड्रेनलिन के स्त्राव से श्वसन मार्ग की कोमल पेशियों में एड्रेनलिन के स्त्राव से श्वसन मार्ग की कोमल पेशियों में श्वसन मार्ग की कोमल पेशियों में शिथिलन होता है, जिससे श्वसन मार्ग की कोमल पेशियों में शिथिलन होता है जिससे अवकाश बढ़ जाता है तथा अस्थमा में आराम मिलता है इसलिए एड्रेनलिन को एंटी एलर्जिक के रूप में दिया जाता है। किसको देते हैं भाई? जिसको अस्थमा हो, इंजेक्ट कर देते हैं, उसे इंजेक्शन के रूप में देते हैं। ठीक है, ये हो गई कहानी किसको लेकर? अस्थमा को लेकर। बहुत पिछले अगर मैं 10 साल में बोलूं तो 2 से 3 बार अस्थमा से क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो पहला रोग हो गया अस्थमा। दूसरा रोग है एम्फाइसेमा। सिगरेट पीने वाले लोगों में ये रोग पाया जाता है। धूम्रपान से होता है। किससे होता है? धूम्रपान। तो जो लोग सिगरेट या ऐसे किसी भी उपकरण का सेवन करते हैं जिससे धुआं शरीर में जाए, तो ये जो धूम्रपान होता है, सिगरेट स्मोकिंग होता है, तो उसके धुएं से कूपिकाएं नष्ट हो जाती हैं। क्या होती हैं? कूपिकाएं नष्ट हो जाती हैं, तो श्वसन परत का जो क्षेत्रफल है वो कम हो जाता है। फेफड़ों के अंदर अलग अलग जगह पर छोटे छोटे अवकाश, खोखले और खाली स्थान बन जाते हैं क्योंकि कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं, और उसी अवस्था को कहते हैं एम्फाइसेमा। इसे शुद्ध हिंदी में वात स्फीति भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? वात स्फीति। ठीक है, वात स्फीति भी कहते हैं एम्फाइसेमा को। देखो कि सिगरेट के सेवन एवं धूम्रपान से, सिगरेट की स्पेलिंग मालूम है ना? क्या है? निकालो डब्बा, देखो लिखा होगा उस पर। सिगरेट के सेवन, क्या है स्पेलिंग?
CIGARETTE, सिगारेट। क्या बोलते हैं? सिगारेट। तो लिखो। हाँ, मुझको याद है ना, रोज डब्बा देखता हूं। सिगरेट लिखो। क्या बोला? सिगरेट के सेवन एवं धूम्रपान से फेफड़ों की कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। सिगरेट के सेवन एवं धूम्रपान से फेफड़ों की कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। धूम्रपान से फेफड़ों की कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। ठीक है, जिससे श्वसन परत का क्षेत्रफल कम हो जाता है। जिससे श्वसन परत का क्षेत्रफल कम हो जाता है। जिससे श्वसन परत का क्षेत्रफल कम हो जाता है। और इस अवस्था को श्वसन परत का क्षेत्रफल कम हो जाता है और इस अवस्था को एम्फाइसेमा कहते हैं। और इस अवस्था को एम्फाइसेमा कहते हैं। ठीक है। अब एक बायोटेक वाले चैप्टर में इससे रिलेटेड एक पॉइंट है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी द्वारा एक दवाई बनाई गई है जिसका नाम है अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन, और उसका उपयोग एम्फाइसेमा के उपचार में किया जाता है। तो लिखो। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी द्वारा एक दवाई विकसित की गई है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी द्वारा एक दवाई विकसित की गई है, अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन। एक दवाई विकसित की गई है, अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन। एक दवाई विकसित की गई है, अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन, जिसका उपयोग एम्फाइसेमा के उपचार में किया जाता है। जिसका उपयोग एम्फाइसेमा के उपचार में किया जाता है। किसके उपचार में? एम्फाइसेमा के उपचार में किया जाता है। ठीक है। ये दूसरा रोग हो गया जिसे कहते हैं, हाँ, खांसता भी बहुत है आदमी बेटा जिसको होता है। कौन खांस रहा है? चलो ठीक है। तीसरी अवस्था लिखो। अब जो व्यक्ति जो काम करता है उससे संबंधी भी कुछ रोग पाए जाते हैं। कोई भी व्यक्ति जो काम करता है तो उसके कार्य से संबंधी भी कुछ रोग पाए जाते हैं, उसे कहते हैं ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर। और यदि वो रोग श्वसन तंत्र से संबंधित है उसे कहेंगे ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। जैसे ऐसा कभी सोचो कि कोई व्यक्ति कोई रोजगार कर रहा है, कोई काम कर रहा है, तो उससे भी उसको रोग होता है। सोचो? नहीं सोचो। क्या हो रहा है? नहीं, सबको हो सकता है, ऐसा नहीं है, डिपेंड करता है। जैसे जो लोग
जो सर्जन होते हैं, सर्जन जो सर्जरी करते हैं, अब जो सर्जन होते हैं वो बैठ के तो सर्जरी करेंगे नहीं, उनको सर्जरी कैसे करनी होती है? खड़े होके, और खड़े होके भी नहीं, आगे की तरफ झुक के। अब मान लो आपको अगर 1-2 घंटे की सर्जरी करनी है और आगे की तरफ ऐसे 2 घंटे तक आप झुक के, सोच रहे हो तुम 2 घंटे, तुमको बैठने में मौत आ जाती है 2 घंटे। और ऐसी एक सर्जरी नहीं, ऐसे दिन में 20-30 होती है। हर सर्जरी 2 घंटे की नहीं होती, सारी सर्जरी 2 घंटे की नहीं होती बेटा। इतना ही गणित आ रहा था तो मैथ में ले लिए होते। तो बात यह है कि अगर आप सर्जन हो, सर्जन लोग बहुत परेशान होते हैं पीठ के दर्द से। आप किसी सर्जन से जाकर पूछना, उनको बैक पेन बहुत ज्यादा होता है। हम लोग टीचर जो है, हम लोग, और खासकर टीचर जिनका वजन ज्यादा हो, समझ रहे हो मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? पवन सर के बारे में है। आकाश सर भी देखो कितने भारी भरकम है, मैं हल्का फुल्का आदमी हूँ। ये स्टेज की जो चीखें निकलती हैं उसमें मत जाया करो, ठीक है? मैं बहुत हल्का फुल्का आदमी हूँ, ज्यादा नहीं, बस 118 किलो वजन है। कम हो गया, दुबला हो गया मेरा, किशमिश की तरह सूख गया। अब बात करते हैं तो जो भारी भरकम टीचर होते हैं, हमें क्या होता है बेटा, डेली 8 से 9 घंटे खड़े रहने पड़ते हैं। अब ये एक दिन की बात नहीं है, तुमको 8 से 9 घंटे बैठने में मौत आती है, और हम लोग डेली 8 से 9 घंटे खड़े रहते हैं। आपको जो टीचर पढ़ाते हैं सुबह 9 बजे से, सीधी बात है 9 बजे से 3:30 बजे तक कम से कम डेली खड़े रहते हैं, और कभी कभी सुबह 9 बजे से 7:30 बजे शाम तक। और ये सामान्य स्थिति है, ये एक दिन की बात नहीं है, ये परमानेंट बात है। अब तुम सोचो, तो हमारी जो रीढ़ की हड्डी पर भी तो दबाव पड़ता होगा। तो ज्यादा नहीं, 2-4-5 साल हम भी चलेंगे, उसके बाद एक डंडा लेके आएंगे, है ना? व्हील चेयर पे आएंगे, पहले ही व्यवस्था कर लिया सर व्हील चेयर पे आना। हाँ, तो कहानी ये है, कहानी क्या है ध्यान से सुनो। जो रोजगार होता है, जो आपका कार्य होता है, उससे संबंधी भी कुछ रोग पाए जाते हैं, और उन्हें कहते हैं ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर। जैसे जो लोग खदानों में काम करते हैं, जहाँ धूल धक्कड़ ज्यादा होता है, प्रदूषण ज्यादा होता है, तो वो जो कण होते हैं जो हवा में होते हैं, वो कण कहाँ चले जाते हैं? फेफड़ों में। फेफड़ों में जाने के बाद वो जम जाते हैं, उनके चारों तरफ तंतु में उतर एकत्रित हो जाते हैं, और उस अवस्था को फाइब्रोसिस कहते हैं। तो फेफड़ों में कई जगह गठाने पड़ जाती हैं, तंतु में गठाने, और उसे बोलते हैं फाइब्रोसिस। और वो किससे संबंधित रोग है? ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। तो कार्य से संबंधित जो रोग शरीर में यदि उत्पन्न होता है तो उसे कहते हैं ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर, और ये श्वसन तंत्र को प्रभावित कर रहा है, इसीलिए कह रहे हैं ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। जैसे कोई सीमेंट की फैक्ट्री में या सीमेंट की खदान में काम करता है, अब सीमेंट निकलता है पत्थर पत्थर, उसको पीस कर पाउडर बनाया जाता है, और सीमेंट कितना हल्का होता है ना। अब जो सीमेंट की फैक्ट्री या खदान में काम कर रहा है, वो सीमेंट हवा में धूल के कण के समान तैर रहा होता है, श्वसन मार्ग से अंदर चला जाता है, अंदर मिल गई नमी, नमी मिलेगी, सीमेंट क्या होगा? फिर कभी बाहर आएगा वो, तो फेफड़ों में क्या हो जाएगा? सीमेंट जम जाता है। उस अवस्था को कहते हैं एस्बेस्टोसिस। क्या बोलते हैं? सीमेंट को कहते हैं एस्बेस्टस, और सीमेंट के जमने की अवस्था जो फेफड़ों में, उसे कहते हैं एस्बेस्टोसिस। इसका रूप है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर।
आप डॉक्टर बनने वाले हो, बड़े कम लोग जी बोले हो, बाकी लोग अभी संशय में चल रहे हैं, ऐसा क्या? आप डॉक्टर बनने वाले हो। अब आप दिन में मान लो सरकारी डॉक्टर बन गए, दिन में 500 लोग आ रहे हैं आपको दिखाने, और सब अलग अलग रोग लेकर। डॉक्टर हो आप, ऐसा तो नहीं दूर रहो, बैठ के आए सामने, बोला छू, हो गया। अब आप दिन में 100-200 तरह के अलग अलग बैक्टीरिया के संपर्क में आ रहे हैं, अलग अलग वायरस के संपर्क में आ रहे हो, तो आपको बीमारी होने की संभावना ज्यादा है कि कम है? तो इसीलिए शुरू के सालों में जब डॉक्टर जो है अपनी प्रैक्टिस जमाता है तो उसकी बहुत तबीयत खराब होती है, धीरे धीरे उसका प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत होता है 2-4-5 साल बाद। फिर कोई रोग आ जाए, रोगी आ जाए, फिर उस पर उतना प्रभाव नहीं आता, फिर शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत हो जाता। ये भी अगर रोग हो रहा है तो किससे संबंधित है? उसके कार्य से संबंधित। हाँ, धीरे धीरे, जैसे अब तुम लोग हो, अब हम हैं, तो आप भाई प्रदेश के अलग अलग जिलों से, अलग अलग कोनों से आए, अब डाउट पूछने कोई आ गया, किताब लेके, कोई पेन लेके, किसी की तबीयत खराब है, किसी को जुकाम है, आया भाई आज छू, या पेन लेकर आया। अब ऐसा थोड़ी कि केवल प्रत्यक्ष रूप से ही रोग का स्थानांतरण होता है, अप्रत्यक्ष रूप से भी होता है। तो वही स्थिति हम लोग की भी होती है। हमको कोविड हुआ 2021-22 में, 2022 में, भाई साहब बचते बचते 2020 में बच गया, मैं 2021 में बच गया, 2022 में निपट गया। नहीं, तीसरे साल में उसको हुआ। 2 साल तो मैं बहुत सेफ्टी से रहा, लेकिन फिर भी, और वो कारण क्या था समझ रहे हो? आया कोई बच्चा डाउट ले रहा, आज छू दे दिया, है ना? तो खैर वो अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रांग था, अपन 1-8 हफ्ते में ठीक हो गए, है ना? तो ये सब किससे संबंधित है? आपके कार्य से संबंधित रोग है। जैसे जो लोग सरकारी कर्मचारी होते हैं, दो चार मैं तुम लोगों को बता दूं, घर में कोई सरकारी कर्मचारी हो तो देख लेना, 2-4 जो सरकारी कर्मचारी होते हैं जिनकी कुर्सी पर बैठने की नौकरी होती है, उनको शुगर बहुत जल्दी होता है। क्या जल्दी होता है? शुगर। क्यों? काम, बैठने का काम है, वो काम से संबंधित लोग हैं। और जो लोग सरकारी कर्मचारी, जो पुलिस प्रशासन और भाग दौड़ वाले में होते हैं, उनका बीपी, ब्लड प्रेशर, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब हाई होता है, क्योंकि वो सब काम से संबंधित रोग हैं। अब जैसे एक उदाहरण दे रहा हूं, एक कोई पुलिस कर्मी है जो दिन भर थाने में अपनी ड्यूटी करता है। अब थाने में शरीफ लोग जाते हैं कि चोर उचक्के जाते हैं? शरीफ जाते हैं शिकायत देने, है ना? बाकी वहां दिन भर किसका आना जाना लगा रहता है? मतलब सभ्य लोगों का नहीं रहता है। अब वहां लॉकअप के, अब उनका क्या है? उनका दिन भर किससे मिलना जुलना होता है? सामान्य लोगों से मिलना जुलना होगा? नहीं। कब? सामान्य लोग पुलिस से बहुत डरते हैं। सामान्य लोगों के घर पुलिस आ जाए उनको अच्छा नहीं लगता, अरे पुलिस आ गई। आप देखो, शरीफ लोगों के घर पुलिस आ जाए तो अगल बगल, अरे पुलिस आई, क्या हुआ है? अगल बगल के पड़ोसी बातें बनाने लगते ना। अगर आपके घर में कोई पुलिस विभाग में नहीं है और रोज पुलिस आ जा रही है, मतलब आप सामाजिक रूप से स्वस्थ नहीं है। इस बात को समझिए, ठीक है? चलो लिखो कि कई व्यवसाय ऐसे हैं जहां
जहां कार्य क्षेत्र पर धूल प्रदूषण इत्यादि अधिक होता है, कार्य क्षेत्र पर धूल प्रदूषण इत्यादि अधिक होता है तथा वे कण श्वसन तंत्र में प्रवेश कर जाते हैं जिससे फेफड़ों में फाइब्रोसिस विकसित होने लगता है, तो उस अवस्था को ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कहा जाता है। देखो, रेत की खदानों में काम करने वाले लोगों में सिलिकॉसिस तथा सीमेंट की खदानों में काम करने वालों में एस्बेस्टोसिस पाया जाता है। सीमेंट की खदानों में काम करने वाले लोगों में एस्बेस्टोसिस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एस्बेस्टोसिस। काम करने वाले लोगों में एस्बेस्टोसिस पाया जाता है। अब सुनिए ध्यान से, ऐसे कर्मचारियों को सुरक्षात्मक मास्क पहनना अनिवार्य है। देखो, ऐसे कर्मचारियों को सुरक्षात्मक मास्क पहनना अनिवार्य है। मास्क पहनना अनिवार्य है। यहां खत्म होता है हमारा चैप्टर